हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। अब हम लोग देखने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी। इन व्हाटएवर वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर पैक्ड, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ void। तो हमने ये देखना है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग हम लोग कर रहे हैं, इसमें पैकिंग करने के दौरान कुछ खाली स्पेस बच जा रहे थे जिसको कि हमने void बोला। तो एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी में हमें देखना है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग कर रहे हैं इसमें हम लोग कितना स्पेस यूटिलाइज कर पा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जो वॉइड्स हैं, फ्री स्पेस, वो कम से कम होने चाहिए। वही लिखा हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है कि उसमें कितने स्फीयर फिल हो रहे हैं, कितना स्पेस वहां पर पार्टिकल्स के द्वारा भरा जा रहा है, ना कि कितना स्पेस वहां पर खाली रह जा रहा है जो कि फ्री स्पेस है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स के थ्रू वो स्पेस फिल होगा कोई भी एक यूनिट सेल का, उसका उतना ही अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी माना जाएगा। राइट। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स पर के पैकिंग हमने देखा था, प्रिमिटिव टाइप पर का देखा था, फेस सेंटर टाइप पर का देखा था और बॉडी सेंटर टाइप पर का देखा था। तो आपको पहले भी मैंने बता दिया था, जो एचसीपी होगा, सीसीपी होगा या फिर फेस सेंटर होगा, वो सारे सिमिलर टाइप पर के ही पैकिंग होंगे। तो इस केस में इनका पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ, बोथ द टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग एचसीपी एंड सीसीपी आर इक्वली एफिशिएंट। वो सारे के सारे सिमिलर टाइप से ही एफिशिएंट होंगे। लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन सीसीपी स्ट्रक्चर। हमें सीसीपी स्ट्रक्चर को देखना है। तो सीसीपी स्ट्रक्चर कहें या एफसीसी कहें, दोनों लगभग एक ही बात है। राइट। फिगर दे रखा है इन फिगर 1.20, लेट द यूनिट सेल एज लेंथ बी ए। अब ये इस फिगर को हम लोग डील करेंगे। अब इस फिगर में हम लोग देखते हैं, मान लो ये पर्टिकुलर ये एज लेंथ जो है वो ए है, सारा का सारा एज लेंथ जो है ए है, तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है। राइट। अब इन ट्रायंगल एबीसी, देखो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी, मैं यहाँ पर एबीसी को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एबीसी अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ, एबीसी, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखो आप। राइट। तो बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ठीक है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ही, जहां पर कि आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू दिस वाला बी स्क्वायर। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू आप देखोगे अंडर रूट 2a आ जाएगा। राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू अंडर रूट 2a। if r is the radius of the sphere, if r is the radius of the sphere, we find b equal to 4r। आप देखो यहाँ पर b जो होगा, ये जो डायगोनल होगा, ये इक्वल टू 4r हो जाएगा, है ना। तो 4r आप ऐसे समझ सकते हो, देखो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ 4r कैसे होगा। मान लो यहाँ पर से, है ना, यहाँ पर से आप ये पर्टिकुलर एक रेडियस यहाँ पर ड्रॉ किए, तो ये 1r हो गया। यहाँ वापस से इसके मिड तक आए तो ये 2r हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो ये 3r हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आए तो ये 4r हो गया। तो टोटल मिला के हम लोग बोल सकते हैं ये 4r। तो b इक्वल टू जो है वो हमारा कितना हो गया, b इक्वल टू 4r हो गया है। अब हमने पहले ही निकाला था ये b इक्वल टू रूट 2a, है ना। b इक्वल टू रूट 2a, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे रेडियस और फिर एज लेंथ a, इन सबके बीच एक तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। राइट। इन सबके बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है ना। We know that each unit cell in CCP structure has efficiently 4 spheres। अब आपको पता होगा कि इस सीसीपी क्लोज्ड पैकिंग की बात करें या एफसीसी क्लोज्ड पैकिंग की बात करें, तो टोटल मिला के हमारे पास 4 स्फेयर्स आए थे। उनमें से एक स्फेयर जो है वो कॉर्नर के वजह से आया था, और 3 स्फेयर जो आया था वो फेस सेंटर की वजह से आया था। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर, ये चारों का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 4 into 4/3 πr क्यूब। राइट। यही तो हो जाएगा, 4 into 4/3 πr क्यूब, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला यही है, 4/3 πr क्यूब। एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ए क्यू। और ये कंप्लीट क्यू का बात करें तो क्यू का भी वॉल्यूम आपको पता है, ए क्यू होता है। ए का रिलेशन हमने
आर के साथ पहले से स्टेब्लिश किया हुआ था, जो कि क्या था, 2√2 आर का होल क्यूब हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब देखो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोला गया है ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी को हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द फोर स्फीयर इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। मतलब कि ये जो चार स्फीयर है ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय ये यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या है, इनटू 100। यहाँ पर इनटू 100 हमने मल्टीप्लाई करा ताकि उसको वैल्यू जो है वो परसेंटेज में हम लोग निकाल सकते हैं। वापस से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्योंकि 4 स्क्वायर है तो 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई, मैंने एज लेंथ ए का रिलेशन आर के साथ पहले ही निकाला था जो कि क्या था 2√2 आर, तो इसका होल क्यूब इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 74%। तो 74% ये जो रिजल्ट है बच्चे, ये इंडिकेट करता है कि इस पूरे टाइप पर के पैकिंग में, एफसीसी टाइप पर के पैकिंग में केवल 74% ही जो होगा वो हमारा पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, जहां पर पार्टिकल्स के द्वारा पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, और बाकी जो जगह है वो ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब वो वॉइड्स के तौर पर रह जाएंगे। अब कई बार है ना इसमें सवाल ये पूछा जाता है अनऑक्युपाइड स्पेस के बारे में, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कई बार इसका पूछा जाएगा अनऑक्युपाइड स्पेस, है ना, तो आप ये भी ध्यान रखना, अनऑक्यूपाइड अनऑक्युपाइड स्पेस, है ना। तो अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, तो आप अनऑक्युपाइड टोटल स्पेस तो 100 हो गया, 100% -74% बच्चे, तो -74% जब आप करोगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आपको पता है ना ये 26% आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर की वजह से किस तरह का एफिशिएंट पैकिंग होगा, राइट। अब सबसे पहले आपको बॉडी सेंटर का ये फिगर दिख रहा होगा कि जहां पर कि चार कॉर्नर में है और एक बॉडी के सेंटर पर अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं मान लो ये वाला स्फीयर जस्ट दो अपोजिट कॉर्नर को मैं लेता हूँ और उनको मिलाता हूँ तो शायद यही बॉडी सेंटर बनेगा। अब इस बॉडी सेंटर में आप जरा ध्यान दो बच्चे, है ना, इस बॉडी सेंटर में ध्यान दो। एक्चुअली ये बॉडी सेंटर पर का आपको पता होगा एक क्यू पर का जो बॉडी डायगोनल होता है उसका लेंथ क्या होता है, उसके साइड के रेस्पेक्ट में √3 टाइम्स होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये ए एफ पर का जो लेंथ होगा ये √3a होगा। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम से ये सारा निकाल लो, ये उसने प्रूव भी कर रखा है यहाँ पर, है ना। तो आप देखो यहाँ से यहाँ की बात करो तो यहाँ से यहाँ तक एक बार रेडियस ले लिया, यहाँ से यहाँ तक फिर दो बार रेडियस लिया, यहाँ से यहाँ तक फिर तीन बार रेडियस लिया, और यहाँ से यहाँ तक फिर चार बार रेडियस ले लिया। तो टोटल मिला के फिर देख लो ये √3a जो है वो इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, √3a इक्वल टू ये बॉडी डायगोनल और ये इक्वल टू 4r आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आपको वापस से a जो कि यूनिट सेल का साइड लेंथ था और ये स्फीयर का रेडियस था उसके बीच में हमने रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं √3a इक्वल टू 4r। देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये नजर आ रहा होगा, √3a इक्वल टू 4r, ठीक है। तो a और r के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। अब जब स्टेब्लिश हो गया तो हमारा नेक्स्ट काम तो बहुत आसान होता है ना। नेक्स्ट काम क्या होता है, बस फॉर्मूला में पुट करना और हमारे पास सारा वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब एक बात बताओ, इस टाइप पर का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप पर का स्ट्रक्चर में आपको पता है बॉडी सेंटर में टोटल मिला के एटम्स जो होंगे वो दो ही होंगे। उसमें से क्या होगा, एक कॉर्नर के वजह से होता है और एक एग्जैक्टली बॉडी सेंटर की वजह से होता है। तो इन दोनों की वजह से जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों की वजह से जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 × 4/3 πr³, राइट, 2 × 4/3 πr³। अब देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय टू स्फीयर इन यूनिट सेल इनटू 100। तो क्या हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³ इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³ और a और हम लोग r के बीच में, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशन निकाले थे उसको हमने r के टर्म में लिख दिया ताकि ये r जो है ये कैंसल आउट हो सके प्रॉपर सही तरीके से, राइट। अब देखो ये हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 68% आ जाएगा, है ना। अब इसमें भी हम लोग अनऑक्युपाइड स्पेस के बारे में देखेंगे। तो अनऑक्युपाइड स्पेस जो होगा वो आपको पता होगा, देखिए अनऑक्युपाइड स्पेस क्या हो जाएगा, 100 माइनस ऑफ 68, राइट, 100 माइनस ऑफ 68 हो जाएगा आपका। तो 100 माइनस ऑफ 68 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 32, है ना। तो अनऑक्युपाइड परसेंट
अनऑक्युपाइड स्पेस क्या हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ये भी आप याद रखना। अब बच्चे नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, है ना। तो आपको पता होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो स्फीयर्स होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स में होते हैं ना। इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द एटम्स आर लोकेटेड ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, द पार्टिकल्स टच ईच अदर अलोंग द एजेस। तो मैं इसका फिगर दिखा दूं जहां पर से आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो फिगर है, इसमें मैं एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लूं तो ज्यादा बेटर आपको नजर आएगा, ज्यादा बेटर समझ आएगा। मान लो यहाँ पर की एक साइड है ना, इस साइड की अगर बात करें तो हमने देख लिया था ये साइड पर का जो लेंथ था वो हमने ए लिया था। तो साइड पर का लेंथ अगर हमने ए लिया था उस केस में हम लोग बात कर सकते हैं, देखो साइड और अगर स्फेयर का जो रेडियस जो होगा उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो ये जो रेडियस आर और ये रेडियस आर, तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि एक साइड पर का जो लेंथ है वो दो रेडियस के बराबर है ना। तो ए इक्वल टू 2r, हमारे पास एक रिलेशन ऐसा आ सकता है। तो ए इक्वल टू 2r जब आएगा, है ना, अब हम लोग सेम चीज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। और आपको पता है अगर हम लोग प्रिमिटिव टाइप पर का यूनिट सेल का बात करें तो टोटल हमारे पास एक ही स्फीयर होता है। तो एक स्फीयर के वजह से जो वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय ये क्यूब का वॉल्यूम, है ना, तो वो इंटू 100 वही हमारा पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। तो देखते हैं इस केस में जो है पैकिंग एफिशिएंसी वो क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, है ना, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, वन एटम पर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई 8r³, है ना। तो क्योंकि एक ही एटम है यहाँ पर और यहाँ पर a इक्वल टू 2r था तो उसका होल स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा 8r³। अब इनको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो एग्जैक्टली आया 52.4%, राइट। इसी में अगर हम लोग बात करें अनऑक्युपाइड स्पेस का, तो अनऑक्युपाइड स्पेस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 52.4, ठीक है। तो 100 माइनस 52.4 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 47.6%। तो हमारे पास यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी इसका कितना आ गया 52.4%। इसी तरह अगर अनऑक्युपाइड स्पेस का बात हो तो वो 100 माइनस 52.4 हो जाएगा जो कि हम लोग बोल सकते हैं 47.6%। तो आप अनऑक्युपाइड स्पेस भी याद रखना इसके साथ। तो आप देख रहे हो सबसे इनएफिशिएंट पैकिंग जो है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस या प्रिमिटिव टाइप का हो गया। और वहीं जो सबसे एफिशिएंट पैकिंग था वो किसका हो गया, एचसीपी या सीसीपी का, आपने देखा होगा जो कि 74% था और उसमें अनऑक्युपाइड स्पेस केवल और केवल हमारे पास 26% बचे थे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी का, राइट। अब हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। एक्चुअली हम लोग इसमें डेंसिटी देखने वाले हैं। अब डेंसिटी आपको पता है कोई एक सब्सटेंस का डेंसिटी वही तो होना चाहिए जो उसका की यूनिट सेल पर का डेंसिटी होगा। उस केस में डेंसिटी का जो वॉल्यूम है वो मान लो AQ है और हमें पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप एक बात सोचो कि अगर डिफरेंट टाइप्स पर के यूनिट सेल है तो ये जो डिफरेंट टाइप्स पर के यूनिट सेल है इनका जो स्फेयर का पैकिंग है इसके बिहाफ पर मास तो केवल और स्फेयर, मास केवल किस में होगा, स्फेयर में ही होगा, जबकि वॉइड्स का तो कोई भी मास नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वो जो स्फेयर्स हैं वो जो पार्टिकल्स हैं उनके वजह से जो मास आएगा डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का अगर वॉल्यूम कर देंगे तो हमारा डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, है ना। मान लो डिफरेंट टाइप पर के यूनिट सेल है, जैसे बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ स्फेयर हमारे 2 हो जाएंगे, फेस सेंटर में 4 हो जाएंगे, सिंपल क्यूबिक में हमारे पास केवल एक ही हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ स्फेयर उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है, या ये कहें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में है इनटू उस पर्टिकुलर एक स्फेयर का मास या एक एटम का मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो इसी को तो हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। हियर z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, m इज द मास ऑफ सिंगल एटम, राइट। यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अब देखो ये जो मास होगा एक्चुअली हमने जो मास बोला एक एटम का मास, तो एक एटम का मास हमें कैसे मिलेगा, तो हम लोग उसको मोलर मास को अगर हम लोग उसके एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो हमें आई थिंक मिल जाना चाहिए, राइट। तो एक एटम का मास ऐसे ही तो निकालेंगे कि उसका मोलर मास जो होगा उसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास क्या हो जाएगा z इंटू एम, z इंटू एम क्यों,
एम जो है एक एटम पर का मास है, और जेड क्या है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने एटम्स यूज हैं उसका नंबर है, डिवाइडेड बाय ए क्यू। ए क्यू क्या चीज है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। अब ये जो मास है उसको अगर हम लोग मोलर मास अपॉन एन ए लिखें तब भी हम लोग आ सकता है, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एन ए, और यहाँ पर से फाइनल क्या आ जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम मोलर मास डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एन ए, जहाँ पर एन ये जो कैपिटल एम है वो मोलर मास है, जेड क्या है नंबर ऑफ एटम्स ऑन दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जैसा कि आप जिस टाइप पर का भी आप निकालना चाहें। अगर मान लीजिए एफसीसी यूज करेंगे तो उसके लिए जेड का वैल्यू 4 होगा, प्रिमिटिव के लिए ये 1 हो जाएगा, जबकि बॉडी सेंटर के लिए ये 2 हो जाएगा, और एन ए यहाँ पर एवोगाद्रो नंबर है। राइट, तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, आप इस चीज को नोट कर लेना, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू एन ए। तो हम लोग यहाँ पर अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं।